जन्म कुंडली विश्लेषण के एक और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो लिया गया है 7 सितंबर 2007 का जन्म है। शाम को 4:30 का जन्म है। औरंगाबाद का जन्म है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लगन कुंडली और ग्रह स्पष्ट के बारे में बताऊंगा। मकर लगन की कुंडली बन रही है। 10 नंबर की गिनती लिखी गई है। यहाँ पर 10 नंबर का स्वामी होता है शनि। लगन का स्वामी शनि है। और 4 नंबर की गिनती में चंद्रमा बैठा है। इसका मतलब कर्क राशि है। राशि का स्वामी है खुद ही चंद्रमा। लगन इस कुंडली में 13 अंश का है। लगन 13 अंश का मकर राशि का लगन है। लगन में श्रवण नक्षत्र है और यह चंद्रमा का नक्षत्र होता है, यानी लगन में चंद्रमा का नक्षत्र उपस्थित है। सूर्य इस कुंडली में, अगर मकर लगन की कुंडली हो और लगन 13 अंश का हो तो यह मकर लगन में 13 अंश पर कोई विष नवमांस वगैरह नहीं होता है। अगर लगन विष नवमांस में होता है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में बाधाएं आती हैं। तो यहाँ पर लगन विष नवमांस में नहीं है। दूसरा, लगन का स्वामी शनि है जो कि अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ है, आयु बढ़ाने का काम करता है। और शनि महाराज यहाँ पर सिंह राशि में 6 अंश के होकर के बैठे हुए हैं। मघा नक्षत्र में है केतु के। तो शनि यानी लगन भी विष्णु मांस में नहीं है। लग्नेश शनि जो है वह सिंह राशि में 6 अंश के हैं, तो ये भी विष्णु मांस में नहीं है। आमतौर पे रेगुलर चलने वाला, कोई शारीरिक परेशानी नहीं देते हैं। कुंडली में सूर्य को देखेंगे, 20 अंश के हैं, सिंह राशि में है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है और यह सूर्य शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में। चंद्रमा 2 अंश के होकर के कर्क राशि में है। तो यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र में भी है, गुरु का नक्षत्र है, यानी सब ठीक दिखाई दे रहा है। विष्णुमांस वगैरह नहीं है। सूर्य भी विष्णुमांस में नहीं है। मंगल 25 अंश का होकर के वृषभ राशि में बैठा हुआ है। मृगशिरा नक्षत्र में है। मंगल अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। बुध इस कुंडली में 9 अंश का होकर के कन्या राशि में है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है। बुध भी विष्णु मांस वगैरह में नहीं है। गुरु इस कुंडली में 17 अंश के होकर के बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध का नक्षत्र है। गुरु भी विष्णु मांस आदि में नहीं है। शुक्र कुंडली में 22 अंश के हैं, कर्क राशि में है। शुक्र इस कुंडली में वक्री भी है, अश्लेखा नक्षत्र में है, यह बुध का नक्षत्र होता है। तो कर्क राशि में 22 अंश का शुक्र जो बैठा हुआ है यह भी विष्णु मांस वगैरह में नहीं है। शनि सिंह राशि में 6 अंश के हैं और शनि महाराज अस्त हैं, क्योंकि सूर्य के ही साथ में शनि महाराज बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर शनि 6 अंश का है और सूर्य 20 अंश का है, तो पूर्ण रूप से अस्त तो नहीं है। 14 अंश का अंतर है दोनों के बीच में, यानी शनि वर्किंग फंक्शनल स्थिति में है। शनि सिंह राशि मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में विराजमान है। राहु की स्थिति का अवलोकन करें तो राहु 13 अंश के हैं, कुंभ राशि में है, शतभिषा नक्षत्र में राहु महाराज बैठे हुए हैं और अपने ही नक्षत्र में है। केतु 13 अंश का है, कुंडली में सिंह राशि में है, मघा नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में केतु महाराज भी बैठे हुए हैं। इस कुंडली का जो मेन फोकस है, हमें विवाह के बारे में जानना है, कैरियर आदि के बारे में जानना है, सेहत आदि के बारे में जानना है। रत्न रुद्राक्ष और उपायों की भी चर्चा हम करेंगे। मकर लगन की कुंडली है, लग्नेश शनि है, अष्टम भाव में शनि बैठता है, तो आयु की वृद्धि तो करता है लग्नेश अष्टम भाव में। लेकिन यहाँ पर लग्नेश अष्टम में जाता है। लगन मतलब व्यक्ति खुद होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, और अष्टम भाव अंतर्मुखी बनाता है जातक को और गहराई तक लेकर के जाता है। परिवर्तन का भाव है, गहराई का भाव है। तो यहाँ पर लग्नेश और व्यक्तित्व का कारक ग्रह सूर्य है। लग्नेश भी अष्टम में है और सूर्य जो व्यक्तित्व का कारक है वो भी अष्टम में है, तो व्यक्ति अंतर्मुखी रहेगा। अंतर्मुखी मतलब अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें चलेंगी, व्यक्ति सोचेगा, आंतरिक रुझान बहुत अधिक रहेगा। बाहर बातों को शेयर करने के बजाय अपने मन में बहुत सारी बातों को ऐसे लोग लेकर के चलते हैं। लगन व्यक्ति का सिर भी होता है। लग्नेश शनि है, अष्टम में है, और यहाँ पर लगन का कारक सूर्य भी बैठा हुआ है। तो एक संभावना बन रही है, साथ में केतु भी है, कि व्यक्ति को सिर से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ जाएं, सिर दर्द आ जाए, आंखों से जुड़ी दिक्कतें आ जाएं,
आंखों पे चश्मा लगना, आंखों की सर्जरी होने की संभावना बनना, सिर में थोड़ा बहुत परेशानी महसूस होना जिसका कारण आंखें भी हो सकती हैं। और बाद के वर्षों में व्यक्ति को चूंकि सूर्य हृदय भी होता है, तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ना या हार्ट से संबंधित और हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमजोरी आदि ऐसे जातकों को रह सकती है। तो ये जो युति बन रही है यहाँ पर, ये सेहत को थोड़ा सा परेशान करने वाली बनती है, क्योंकि साथ में शनि के केतु भी हैं, सूर्य भी हैं। शनि केतु अष्टम में है, तो ये कोई ना कोई जीवन में सर्जरी का योग तो ये बनाते ही हैं। साथ में सूर्य महाराज बैठे हैं, तो संभव है कि वह आंखों का हो जाए और बाद के वर्षों में कुछ हार्ट वगैरह से जुड़ा हुआ कुछ प्रॉब्लम आए, जिसके कारण से स्टंट वगैरह पड़ने की संभावना रहे, यह भी दिखाई देती है। लेकिन यह समस्याएं, आंखों की समस्या तो निकट में ही दिख जाएगी, लेकिन हार्ट वगैरह की समस्या बहुत बाद के वर्षों में दिखेगी। अब यहाँ पर अगर हम द्वितीय भाव को देखें, तो राहु महाराज बैठे हैं, शनि की राशि में बैठे हैं और शनि महाराज इस राहु को देख रहे हैं। द्वितीय भाव में राहु के होने से व्यक्ति के वाणी में भी अचानक से परिवर्तन होता है। कभी व्यक्ति बहुत मधुर बोलने लग जाता है, कभी व्यक्ति की वाणी जो है बहुत रहस्यमयी हो जाती है, तेज वाणी हो जाती है। आर्थिक स्थिति में भी इसी प्रकार से कभी बहुत ज्यादा इनकम आएगा और फिर कभी बहुत सामान्य स्थिति बनेगी, फिर अचानक से लाभ के योग ज्यादा बन जाएंगे। यानी जीवन में सडन फाइनेंशियल ग्रोथ के भी योग बन जाते हैं, धन का लाभ अचानक से होने का भी योग बन जाता है। द्वितीय भाव में वाणी हो तो व्यक्ति थोड़े दिनों के लिए अपने कुटुंब से, परिवार से दूर भी रह सकता है। वह पढ़ाई लिखाई कारण हो सकता है या अन्य भी कोई कारण हो सकते हैं। व्यक्ति का कुछ समय कुटुंब से, अपने परिवार से दूर भी बीतने का संकेत मिलता है। अब द्वितीय भाव का अगर हम वर्णन कर रहे हैं, तो द्वितीय भाव का स्वामी शनि है, जो कि अष्टम भाव में गया हुआ है। ये और यहाँ पर राहु महाराज बैठे हैं। द्वितीय भाव का कारक बृहस्पति लाभ भाव में गया हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये अपने धन का जीवन में कभी भी शोबाजी नहीं करेंगे। इनके पास जो रुपया पैसा और जो आर्थिक ताकत रहेगी, वह ये छिपा करके रखेंगे, अपने मन में रखेंगे। यानी इनके पास छिपे हुए गोपनीय धन और धन का प्रदर्शन ना करने वाले ये बनेंगे। अब यहाँ पर राहु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो बाद के वर्षों में कभी कभी मुख से दुर्गंध आना, जिसको लो पायरिया बोलते हैं, ऐसी दिक्कतें भी आ सकती हैं। लो पायरिया की दिक्कत, दांत की दिक्कत, मसूड़े की दिक्कत भी ये उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। हालांकि इनकी वाणी रहस्यमयी होगी, ये अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर ले जाएंगे। जिसको जहां जैसा बोलना है, उस प्रकार की भाषा बोली बोलने में ये सक्षम रहेंगे। तीसरे भाव का स्वामी बृहस्पति है, कुंडली में एकादश भाव में गया हुआ है। इस कुंडली में बृहस्पति एक मारक ग्रह होता है। जब मकर लगन होती है, तो मकर लगन के लिए शनि, बुध और शुक्र कारक होते हैं। शनि कारक होता है, शुक्र कारक होता है और बुध कारक होता है। बृहस्पति जो कि तीसरे और 12वें भाव का स्वामी होता है, ये पहला मार्केश हो जाता है और दूसरा मारक के रूप में इस कुंडली में चंद्रमा काम करता है, जो कि 7वें भाव का स्वामी है। तो गुरु और चंद्रमा मारक होते हैं। हालांकि गुरु और चंद्रमा कुंडली में पीड़ित नहीं है, गुरु तो बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। तो बृहस्पति के मारक होने से कोई पीड़ा नहीं मिलने वाली है। चंद्रमा भी शुभ ग्रह के साथ में है, अपनी राशि में ही है और बृहस्पति की दृष्टि में भी है, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है। तो ये जो गुरु और चंद्रमा मार्केश हैं, ये जातक को कोई बहुत विशेष परेशानी, तकलीफ नहीं देने वाले हैं। तकलीफ तो ये अष्टम भाव में बैठे हुए इन 3 ग्रहों से आएगी। बृहस्पति जो कि तीसरे भाव का स्वामी होकर के एकादश भाव में गया हुआ है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, पुरुषार्थ का होता है, मेहनत का होता है। व्यक्ति अपने लाभ के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जीवन में मेहनत और परिश्रम करेगा, अगर तीसरे का स्वामी एकादश में गया हुआ है। चौथा भाव इनका ठीक दिखाई दे रहा है। चौथे भाव का स्वामी मंगल है, जो कि पंचम भाव में जा करके बैठा हुआ है। चतुर्थेश पंचम भाव में जाए तो भूमि भवन वाहन का सुख जीवन में बहुत अच्छा होता है। विशेषकर संतान उत्पत्ति होने के बाद में ऐसे लोगों के सुख और वैभव में निरंतर वृद्धि होती रहती है। यहीं पर इनका क्षेत्र स्फुट भी बैठा हुआ है। अब ये जो क्षेत्र स्फुट होता है, ये गर्भ धारण करने की क्षमता को बताता है। क्षेत्र स्फुट के साथ में ना राहु बैठा है, ना केतु है, ना शनि है। यानी गर्भ धारण की क्षमता है, संतान उत्पत्ति की क्षमता इस कुंडली में प्रभावित नहीं है, यानी संतान उत्पत्ति की क्षमता रहेगी। अभी इस भाव का स्वामी जो कि मंगल है, पंचम में आकर के बैठा हुआ है, तो व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक से अपने परिवार को नियंत्रित भी करता है।
चौथा भाव परिवार का होता है और पंचम भाव बुद्धि का होता है। तो चौथे का स्वामी पंचम में है तो व्यक्ति बुद्धि विवेक अपने परिवार में लगाएगा, लोगों को नियंत्रित रखेगा और अनुशासन भी बना के रखेगा। चौथा भाव केंद्र स्थान होता है, विष्णु स्थान, यहाँ का स्वामी मंगल लक्ष्मी स्थान में बैठा हुआ है, तो इनके घर में पैसे की कभी कोई कमी रहने वाली नहीं है। पंचम भाव की अगर हम चर्चा करेंगे तो पंचम भाव में मंगल महाराज बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छे ग्रह के रूप में काम करेंगे। लगन में इनकी उच्च राशि भी है। चौथे और एकादश भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गए हुए हैं। पंचम भाव का मंगल पुत्रदाता होता है, ऊपर से गुरु की दृष्टि भी आ गई है, तो पुत्र प्रदाता यह कुंडली बन रही है, यानी पुत्र का योग इस कुंडली में रहेगा। साथ ही साथ अगर दो दो स्त्री का रग्रह चंद्रमा और शुक्र केंद्र में है तो कन्या संतान भी मिलती है, यानी पुत्र और कन्या दोनों का योग रहेगा, संतान में कोई बाधा नहीं दिखाई देती है। यहाँ पर जो पंचम भाव का स्वामी है शुक्र, यह जाकर के सप्तम भाव में बैठा है और वो भी सप्तमेश चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तो प्रेम विवाह की भी गुंजाइश बनती हुई नजर आ जाती है। इस कुंडली में प्रेम विवाह के योग प्रबल रूप से, वैसे भी चंद्रमा और शुक्र एक साथ हो तो प्रेम विवाह का योग बनता है। अब यहाँ पर जो शुक्र बैठा है ये पंचमेश होकर के सप्तमेश के साथ में है, तो लव मैरिज के चांसेस हैं। गुरु की दृष्टि भी इस भाव पर आ रही है और यहाँ भी आ रही है, तो इसलिए जो भी प्रेम होगा, विवाह होगा, वह कुल खानदान की परंपरा के अनुकूल होगा। यानी जो भी इंटरकास्ट या इंटरकास्ट के बाहर शादी ना होती हो, जो भी कुल खानदान की परंपरा होगी उसी अनुरूप इनका विवाह होने वाला। वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहेगा, सुखमय रहेगा, क्योंकि विवाह के भाव में चंद्रमा स्वामी है, खुद स्वाग्रही होकर के बैठा हुआ है। और जो मकर लगन में सबसे अच्छा ग्रह होता है, एक त्रिकोण का स्वामी और एक केंद्र का स्वामी शुक्र होता है, वह खुद भी यहीं पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर राजयोग भी बन रहा है। देखिए, पहली चीज तो चंद्रमा और शुक्र एक साथ हो तो भृगु केसरी बनता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख साधन वैभव खूब आते। दूसरी बात, चंद्रमा केंद्र स्थान का स्वामी है और शुक्र जो है त्रिकोण का स्वामी है, तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की युति है, ये भी लक्ष्मी योग बन रहा है। तो यहाँ पर जो सातवें घर में चंद्रमा शुक्र से योग कई बन रहे हैं, ये विवाह के बाद फलीभूत होंगे। विवाह के बाद इस जातक के जीवन में निरंतर विकास, उन्नति, प्रगति होती रहेगी। चंद्रमा और शुक्र के सप्तम भाव में बैठने से, चूंकि शुक्र कर्म भाव का भी स्वामी है, तो इनके कर्मों का उदय, इनके पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय विवाह के बाद होगा, यानी कैरियर का ग्रोथ बहुत अच्छा इनको विवाह के बाद ही मिलेगा। विवाह के पहले थोड़ा मतलब कैरियर ऐसे चलेगा, लेकिन वह स्थिरता, एक संतुष्टि नहीं आएगी। विवाह के बाद स्थिरता और संतुष्टि आएगी। चंद्रमा जब यहाँ पर बैठा होता है तो सुंदर पति मिलता है, शुक्र भी है, मॉडर्न पति मिलता है और सुंदर मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज और हम समझने का प्रयास करेंगे। सातवें भाव में कर्क राशि है, कर्क राशि की दिशा क्या होती है? उत्तर होती है। साथ ही साथ जो चंद्रमा बैठा हुआ है यहाँ पर, उसकी भी दिशा उत्तर होती है, तो विवाह की संभावना सबसे ज्यादा उत्तर दिशा में है। शुक्र जो यहाँ पर बैठा है इसकी दिशा दक्षिण होती है, तो दक्षिण दिशा सिर्फ एक बार है, लेकिन उत्तर दिशा दो बार बन रही है, तो इसलिए उत्तर दिशा में विवाह की इनकी प्रबल संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही। उत्तर दिशा में विवाह होगा और थोड़ा दूर स्थान पर होगा, बहुत पास नहीं होगा, बहुत दूर भी नहीं होगा, लेकिन डे ट्रेवलिंग हो, दिन भर में चल के पहुंच जाए, ऐसी जगह पर विवाह होने की संभावना रहेगी। अब इनका जो ससुराल होगा वो भी काफी अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, क्योंकि तो सातवें भाव में चंद्रमा शुक्र दो दो शुभ ग्रह हैं और तीसरे शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि भी आ रही है, तो इनके जीवन में जो सबसे अधिक सहयोगी पक्ष रहेगा वह इनके पति का रहेगा। यह एक स्त्री जातिका की कुंडली है, तो पति पक्ष इनको बहुत अच्छा मिलने वाला है। पति बहुत अच्छे स्वभाव के, नेचर के, सपोर्टिंग और बहुत ही अच्छे बिजनेस में रहने वाले पति इनको मिलने की संभावना है। अब यहाँ पर अगर हम छठे भाव का विश्लेषण करें, जो कि रोग का भाव होता है, बुध का घर है, तो छठे भाव में कोई भी पीड़ादायक योग नहीं बना है। राहु की दृष्टि आ रही छठे भाव पर, जिससे शत्रुओं से निपटने में, प्रतियोगिता में आगे रहने में मदद मिलेगी। छठा भाव पीड़ित नहीं है, इसलिए जीवन में इनके रोग, ऋण और शत्रु कोई परमानेंट नहीं रहने वाले हैं।
कर्ज वगैरह में फंसे ऐसा कुछ नहीं है, ऋण बहुत लंबा चले ऐसा नहीं है, रोज रोज कोई बीमारी हो जाए ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा है। छठा भाव अच्छा है। अब आठवां भाव पर हम पुनः चलेंगे। आठवें भाव में शनि केतु और सूर्य की युति, ये शारीरिक रूप से अच्छी नहीं है। ये इनको सिर की दिक्कत देगी, आंखों की दिक्कत देगी और बाद के वर्षों में हार्ट की प्रॉब्लम देगी। और थोड़ा इनको जो है आंखों के सर्जरी का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। और पेट डाइजेशन और कुछ ऐसा जो स्त्रियों के यूट्रस से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, तो बच्चों की उत्पत्ति के बाद में बाद के वर्षों में यूट्रस आदि से जुड़ी हुई समस्याएं भी आ सकती हैं आगे के वर्षों में। यानी संतान प्राप्ति में बाधा नहीं है, संतान वगैरह प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद इनके यूट्रस वगैरह भी निकालने की संभावना बन सकती है, क्योंकि ये योग इनको शारीरिक रूप से पीड़ित करेगा। इस कुंडली में अगर बुरा कुछ है तो यही शनि केतु और सूर्य का अष्टम भाव में जाना है। अब हम थोड़ा डिग्री से मिलाते हैं तो सूर्य 20 अंश के हैं और शनि 6 अंश के हैं और केतु 13 अंश के हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये जो केतु है ये बीच में बैठा है। डिग्री जब देखेंगे, केतु के एक तरफ शनि महाराज है, क्योंकि 13 और 6, 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर केतु फिर सूर्य। तो ये जो केतु है दोनों ग्रहों को इम्पैक्ट कर रहा है। केतु एक पाप कर्तरी में भी आ गया, क्योंकि एक तरफ केतु के शनि है एक तरफ सूर्य है। तो केतु इस कुंडली में पीड़ादायी योग में बैठा है, बार बार सेहत की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, पाइल्स वगैरह की भी ये दिक्कत देने का प्रयास करेगा। अष्टम भाव में केतु बैठा हो तो व्यक्ति को जीवन में टांके ना लगे, सर्जरी ना लगे, वो भी जब दो क्रूर ग्रहों के साथ में, तो ऐसा बहुत संभव नहीं दिखाई देता है। इस सेहत की समस्याएं रहेंगी, जीवन में कई बार इनको टांके लगेंगे, चोट चपेट लग लग सकती है। हल्की फुल्की चोट चपेट, कोई चोट चपेट के कारण से बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन शरीर में कई बार जो है एक से अधिक बार भी सर्जरी होने के चांस बन जाएंगे। भाग्य भाव में बुध महाराज उच्च के बैठे हैं, भाग्य की ये बली है। भाग्य भाव का स्वामी बुध अस्त भी नहीं है, यह और भी अच्छा संयोग बन जाता है, तो भाग्य इनका प्रबल रहने वाला है। इसके साथ साथ ये गुरु भी जो एकादश भाव में गया है सारी इच्छाएं अभिलाषाएं मनोकामनाएं पूरी कराएगा। गुरु चूंकि यहाँ पर मंगल के घर में बैठा है और मंगल इसे देख रहा है, तो जीवन में ऐसी कोई इच्छा और मनोकामना नहीं रहेगी भौतिक रूप से जो इनको मिले ना, सारा सुख साधन और सब चीजें मिलेंगी। गुरु पुत्र और पति का कारक होता है। जब गुरु लाभ भाव में हो तो पति और पुत्र से जीवन में सारे सुख मिलते हैं, सारी अपेक्षाएं पूरी होती हैं और वो काफी फेवर में रहने वाले होते हैं। यानी कि इस कुंडली में पति और पुत्र आदि से इनको भविष्य में बहुत अच्छा सुख और सहयोग की प्राप्ति होने वाली है। हाँ, यहाँ अष्टम भाव में 3 क्रूर ग्रहों का होना, और चूंकि पति भाव अच्छा है, पति का कारक अच्छा है, लेकिन अष्टम भाव होता है ससुराल का कुटुंब, यानी पति से जुड़े हुए अन्य जो लोग होते हैं वो अष्टम भाव उससे देखा जाएगा, सप्तम भाव से द्वितीय भाव। तो दूसरे जो कुटुंब में लोग रहेंगे उनके साथ इनकी बातों से नहीं पटने वाली है। इनकी इनके जैसे सास हो गई, ननद हो गई, घर में और जो लोग रहेंगे उनके साथ में इनका वाक युद्ध चलता रहेगा। ये चीज दिखाई दे रही, बावजूद इनके इनको पति का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं कैरियर की। देखिए, कर्म भाव ये होता है, नौकरी का योग बहुत मजबूत नहीं है कुंडली में। नौकरी भाव का जो है यहाँ पर स्वामी बुध है वह नवम भाव में जाके उच्च का हो गया है, तो नौकरी में इनको बहुत सफलता नहीं रहेगी। नौकरी करेंगे भी तो शॉर्ट टर्म के लिए करेंगी, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी व्यापार के भाव में आया है। ये शुक्र जो है व्यापार के भाव में आ गया, सातवां भाव व्यापार का होता है और यहाँ पर चर राशि में है। और व्यापार हमेशा चलने वाली चीज होती है, उसमें डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो चूंकि कर्म भाव का स्वामी सप्तम में आया हुआ है और सप्तम का स्वामी चंद्रमा भी वही है और व्यापार का कारक बुध उच्च का है, व्यापार के माध्यम से ही यह कुंडली इनको करोड़पति बनाएगी। नौकरी में इनको सिर्फ इनके या जीवन यापन के लिए ही गुजर बसर होने की संभावना रहेगी। हालांकि ये लंबे समय तक नौकरी करने वाली कुंडली नहीं है, व्यापार में ही जाएंगी। खासकर विवाह के बाद इनका व्यापार, इनके नाम से व्यापार, पति के सहयोग से चलने वाला व्यापार, इस क्षेत्र में व्यापार के क्षेत्र में इनको बहुत अधिक ऊंचाई और सफलता मिलेगी।
यानी कैरियर भाव यहाँ पर भी ठीक दिखाई दे रहा है। केंद्र स्थान को हम देखें, ये चारों केंद्र होते हैं, केंद्र स्थान खाली नहीं है, केंद्र में दो शुभ ग्रह बैठे हैं। अगर केंद्र स्थान में सिर्फ शुभ ग्रह बैठे हों, क्रूर ग्रह ना हो, तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन बड़े सुकून और शांति से निकल जाता है। तो कुल मिलाकर के कैरियर की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। व्यय भाव का स्वामी यही बृहस्पति है, लाभ भाव में आके बैठा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जीवन में कोई फिजूल खर्ची या बेवजह के खर्चे हों। बृहस्पति एकादश भाव में होता है तो व्यक्ति को आर्थिक प्रबंधन जीवन में आता है, व्यक्ति मनी मैनेजमेंट जानता है। अब बात करेंगे इस कुंडली में कुछ अगर हम करेक्शन कर पाए जिससे कुंडली और बेहतर हो जाए। चूंकि यहाँ पर शुक्र परम कारक है, तो शुक्र के लिए ओपल पहनना ठीक रहेगा, बुध के लिए पन्ना पहनना ठीक रहेगा। इससे भाग्य और कर्म और स्वास्थ्य आयु सब में मदद मिलेगी। अष्टम भाव में तीन तीन क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे तीनों ग्रहों के मंत्रों का जप होना चाहिए। शनि के 1,02,000 मंत्र जाप होने चाहिए, केतु के 70,000, सूर्य के 31,000 मंत्रों का जप करके हवन होना चाहिए। और ये हर 4-5 साल में रिपीट होते रहना चाहिए। अभी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब इनको बच्चे होंगे और जब बच्चों की उम्र लगभग 8 से 10 साल हो चुकी होगी, उसके बाद इनको हर 2-4 साल में कोई ना कोई 2-4-5 साल में शारीरिक समस्या बनेगी, जिसके कारण से हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। क्योंकि कहीं कभी कोई ट्यूमर निकलेगा, कभी कोई हार्निया की दिक्कत आ सकती है, इनके गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब बाद में बच्चे जब इनके 10 साल के लगभग हो जाएंगे, उसके बाद से ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर हर 4-5 साल में ये जब होता रहेगा तो कभी कोई बड़ी समस्याएं नहीं बनेंगी। साथ ही साथ सूर्य और केतु के वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए। केतु के लिए लोहे की धारदार चीजें होती हैं, काला तिल होता है, कंबल होते हैं, कई रंग के चित्र विचित्र कंबल, और सूर्य के लिए गुड़ का दान होता है। शनि का दान नहीं करना है, शनि का सिर्फ जप और सूर्य केतु के मंत्रों का जप और दान दोनों करने से सेहत के लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, लग्नेश और सूर्य दोनों अष्टम में है, तो इन इस उपाय से ये अपने विचारों को, अपने मनो अभिव्यक्ति को विशेष रूप से प्रस्तुत कर पाएंगी, अन्यथा आधे विचार ये अपने प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। अभी दशा अगर हम देखें तो शनि की महादशा चल रही है, शनि में गुरु चल रहा है, मई 2027 तक चलेगा। शनि और गुरु दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हैं, ठीक है, दशा अभी कोई गड़बड़ी नहीं है। शनि केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ, केतु अष्टम भाव में है, तो इस शनि की महादशा में भी कभी ना कभी कुछ परेशानियां, सेहत की परेशानियां आई रही होंगी, कुछ चोट चपेट लगा रहा होगा हल्का फुल्का बचपन के दौर में। लेकिन अगली दशा बुध की शुरू हो रही है और बुध कुंडली के भाग्य भाव में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। और बुध महाराज इनके कारक ग्रह भी होते हैं, तो बुध की महादशा काफी ठीक जाने वाली है। बुध की महादशा में ये अपना कैरियर, भाग्य इसकी दशा रहेगी, पूरा कैरियर वगैरह इनका सेट हो जाएगा। फिर आएगी, मतलब बुध की महादशा ओवरऑल बहुत अच्छी है। फिर आएगी केतु की महादशा, जहां से सेहत की समस्याएं शुरू होंगी। 7 साल की केतु की महादशा होती है और केतु महाराज मई 2044 से प्रारंभ हो जाएंगे और फिर चलेंगे ये जो है 2051 तक। तो 44 से 51 के बीच में सेहत में कई उतार चढ़ाव आएंगे, इस बीच में कोई सर्जरी वगैरह भी होगी और शारीरिक रूप से परेशान रहेंगे। फिर शुक्र की दशा आएगी तो दोबारा से राजयोग शुरू हो जाएगा। मतलब इस बीच में एक समय इनका गड़बड़ है कि ये जो केतु वाला पीरियड है, बुध का पीरियड ठीक जाएगा, शुक्र का ठीक जाएगा, फिर सूर्य का पीरियड आ जाएगा और सूर्य की महादशा इनकी प्रारंभ हो जाएगी। इनकी 2071 से प्रारंभ हो जाएगी और ये महादशा भी इनके लिए बहुत ठीक तो नहीं जाएगी, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर पीड़ित हो रहा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भी है, उग्र नक्षत्र में भी है। तो सूर्य की महादशा इनके लिए ज्यादा समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। खासकर ये सूर्य की महादशा इनके जीवन की आखिरी महादशा भी हो सकती है। यानी इस हिसाब से 70 वर्ष की आयु के करीब में इनको जो है 70 वर्ष की आयु लगभग लगभग इनको मिलती हुई नजर आ रही है। अभी चलेंगे इनके नवमांश कुंडली को और अन्य कुंडलियों को चेक करेंगे। जो सबसे हमें देखना है कि ये जो अष्टम भाव में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित सूर्य हो रहा है। तो हम चेक करेंगे कि क्या कहीं से कुछ रिलीफ है या फिर यह पीड़ा और बढ़ रही है। नवमांश कुंडली अगर देखेंगे तो मेष लगन की कुंडली बन रही है, ठीक है। हस्बैंड जो है इनके बोल्ड निर्भीक स्वभाव के होंगे। चौथे भाव में चंद्रमा और केतु बैठे हैं, इनकी सास का भी कोई ना कोई सर्जरी ऑपरेशन हुआ रहा गए होगा। और
जो है चंद्रमा केतु चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो इनके पति जीवन में कई बार स्थान परिवर्तन भी करेंगे और इनका भी कई बार स्थान परिवर्तन जीवन में बनेगा पति के साथ में। अब सबसे मुख्य बात, ये जो सूर्य है ये नवमांश में नीच का है, जो कि लगन में भी शनि और केतु के इम्पैक्ट के नाते आठवें भाव में होने के नाते थोड़ा पीड़ित आ रहा है, नवमांश में भी नीच का है, तो सूर्य वास्तव में पीड़ित हो रहा है। और सूर्य जो है पीड़ित हो रहा है, तो सूर्य से जुड़ी हुई परेशानियां जीवन में आएंगी। तो सूर्य के लिए उपाय रेमेडी करना जरूरी रहेगा। एक मुखी रुद्राक्ष भी पहनाया जा सकता है। अन्य चीजें तो नवमांश कुंडली में भी ठीक है। गुरु भाग्य का स्वामी होके भाग्य में है, शुक्र राहु दशम में है, इनके हस्बैंड भी बिजनेस लाइन में रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर ग्रह चर राशि में है नवमांश कुंडली में। चौथे भाव में देखिए चर राशि में दो ग्रह, सातवें में चर राशि में ग्रह, दशम में, और वैसे भी दशम में मकर राशि में शुक्र और राहु बैठे हुए हैं, तो काफी अच्छा परिवार मिलेगा, बहुत वैभवशाली परिवार मिल जाएगा, या इनकी शादी होने के बाद वह परिवार वैभवशाली हो जाए और हस्बैंड भी इनके बिजनेस में रहे, इस बात की संभावना बहुत अधिक दिखाई दे रही है। ससुराल पक्ष में ससुर की सेहत खराब रहा करेगी, क्योंकि सूर्य जो है D9 में परेशान है। अब अगली वर्ग कुंडली पर अगर हम इनके चेक करें, तो हम देख लेते हैं D3 भी देख लेते हैं। D3 अगर हम देखेंगे, देशकाल कुंडली, लगन तो ठीक है, कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश यहाँ पर शुक्र होता है, उच्च का होकर के बैठा हो, मेहनत और परिश्रम में इनके कभी कोई कमी नहीं रहने वाली है। जो उम्र में इनसे छोटे भाई बहन होंगे या बड़े ही होंगे, तो भाइयों से भी इनकी कहा सुनी खूब होगी, क्योंकि यहाँ भी द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है, अष्टम में केतु बैठा हुआ है। D3 में भी बुध उच्च का है, बुध इनका सबसे अच्छा ग्रह है, ये बार बार उच्च राशि में मिलेगा। चतुर्थांश कुंडली देखते हैं, जहां से सुख साधन वैभव देखते हैं। लगन कुंडली से तो चौथा भाव ठीक है, भाव का स्वामी मंगल ठीक है, भाव पे कोई पाप प्रभाव नहीं है, भाव का जो कारक शुक्र है सुख साधन के लिए और चंद्रमा दोनों ही अच्छी स्थिति में है। चतुर्थांश कुंडली में भी लगन में शुक्र महाराज बैठे हैं, लग्नेश भी एकादश भाव में गया है, चौथे भाव में भी स्वामी स्वाग्रही है, प्रॉपर्टी वगैरह बनेगी इनकी, अच्छी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, ये सब मिलने का योग इनको दिखाई दे रहा है। एक कमी क्या आ रही है, ये जो राहु यहाँ द्वितीय भाव में है, केतु अष्टम भाव में है, ये कई वर्ग कुंडलियों में द्वितीय और अष्टम में ही जा रहा है, तो ये क्या करता है कि इनको फिजिकली पीड़ित करने का काम करेगा, बीमारियां लगा के रखेगा। अगर हम सप्तमांश कुंडली देखते हैं, तो D7 में लगन तो ठीक है, तुला लगन है, लगन में कोई नीच ऊंच का ग्रह नहीं बैठा है, लग्नेश भी अच्छी स्थिति में गया है, यानी संतान उत्पत्ति की क्षमता है यहाँ पर, और ये चर राशि है यहाँ पर, तो पहली संतान हम यहाँ से देखेंगे, दूसरी यहाँ से देखेंगे, और तीसरी संतान यहाँ से देखते हैं, तो तीसरी, पहली संतान वाले में शुभ ग्रह बैठा है शुक्र, ठीक है, दूसरे में मंगल बैठा है, ये भी ठीक है, और तीसरी संतान के लिए हम यहाँ से देखते हैं। अब इस भाव में तो कोई ग्रह नहीं है, भाव का स्वामी 12 में चला गया है, तो दो ही संतान के योग बन रहे हैं इस कुंडली में। शुक्र कन्या संतान देता, मंगल पुत्र संतान देता है, यानी संतान को लेकर के कोई परेशानी नहीं है। D10 देखेंगे, दसमांश कुंडली, दसमांश कुंडली तो बहुत अच्छी आ रही है, लगन इनका एकदम दुरुस्त है, और सबसे अच्छी बात, लग्नेश उच्च का है, वो भी दसम भाव में है। अगर किसी वर्ग कुंडली का लग्नेश अच्छा हो गया तो पूछना ही क्या है। अब इनके दसमांश का लग्नेश शनि उच्च का है, ये बता रहा है कि अपने कर्म को करने से ये कभी भी पीछे नहीं हटेंगी, किसी दूसरे अन्य मामलों में ये आलस्य कर भी लेंगी, लेकिन अपने कैरियर के मामले में, कामकाज के मामले में, अपने व्यवसाय, पैसा, इन सब मामलों में ये कभी भी आलस्य नहीं करेंगी, एक्टिव रहेंगी। और शुक्र के साथ बैठा हुआ है, यानी इनको काम करने में आनंद भी आएगा, जितना ज्यादा ये समय देंगी अपने काम को, मेहनत करेंगी, इनकी ग्रोथ उतनी ही डबल होती चली जाएगी। चंद्रमा भी तीसरे भाव में है, ठीक है, सूर्य दूसरे भाव में है, ये भी ठीक है, राहु छठे भाव में शत्रुंता योग बनाएगा, बुध भी ठीक ही है, मंगल भी यहाँ पर ठीक है, कोई बुरा योग नहीं बन रहा। गुरु और केतु 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये जहां भी काम करेंगी उस ऑफिस में, अपनी ऑफिस में देवी देवताओं की मूर्ति भी रखेंगी, तो दसमांश कुंडली भी यहाँ पर ठीक दिखाई दे रही है। अभी हम चलेंगे इनके अष्टक वर्ग पर। लगन कुंडली से थोड़ा सा सेहत वाला मैटर गड़बड़ आया है, शेष अन्य मैटर तो ठीक नजर आ रहे हैं, तो इसलिए लगन में 26 पॉइंट बन रहे हैं, अच्छी बात है। लगन में 26 है और अष्टम में कम पॉइंट है, यानी आयु को बढ़ाने वाला काम ये भी करेगा।
अब हम आते हैं धन की स्थिति पर। धन भाव में ज्यादा पॉइंट, लाभ भाव में ज्यादा पॉइंट, व्यय में कम। अगर ये जो व्यय भाव है, व्यय भाव का पॉइंट धन से और लाभ से कम होता तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं। यानी ये कुंडली लगन कुंडली से भी धनी है, यहाँ भी वही संकेत मिल रहा है। तीसरे भाव में 31 पॉइंट, मेहनती परिश्रमी बनाएगा। चौथे में 26 है, लगन के बराबर ही है, सुख साधन मिलेगा, संतान में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 37 पॉइंट है इनके छठे भाव में, जीवन में प्रतिस्पर्धा कड़ी मिलेगी, बड़े लोगों से, कंपटीटिव लोगों से इनकी जो है कंपटीशन की स्थिति बनेगी, यानी कंपटीशन का लेवल जीवन में अच्छा रहेगा। लगन में इनके 26 पॉइंट है, सप्तम में 20 पॉइंट है, 6 पॉइंट का अंतर है। पति और पत्नी में थोड़ा डोमिनेंस स्वभाव इन्हीं का रहेगा, यानी लगन में ज्यादा है, सप्तम में कम है, तो पति पत्नी में ऐसा व्यक्ति खुद हावी रहता है, उसके विचार ज्यादा चलते हैं। अष्टम भाव ठीक है, 25 पॉइंट है, लगन से कम है तो आयु बढ़ाएगा। एवरेज पॉइंट यहाँ पर भी है। और एक अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि जो कर्म भाव के पॉइंट हैं वो भाग्य और लाभ से कम है। तो ऐसे में क्या संकेत मिलता है, अगर भाग्य भाव के पॉइंट और लाभ भाव के पॉइंट कर्म से अधिक हो तो व्यक्ति को कभी कभी या ज्यादातर समय अपने किए गए मेहनत से ज्यादा ही रिजल्ट मिल जाता है। तो वो स्थिति यहाँ भी बनती हुई नजर आ रही है। लगन कुंडली पर वापस चलेंगे और अगर हम लगन कुंडली को फिर से देखें तो यहाँ पर शुक्र के लिए ओपल, बुध के लिए पन्ना पहनना है, ये दो स्टोन पहनने हैं। शनि, केतु और सूर्य तीनों ग्रहों के हर 4 साल में मंत्र जाप होंगे। सूर्य और केतु के लिए वस्तुएं भी दान होती रहेंगी। कर्क राशि है तो वर्तमान में कोई शनि की साढ़े साती वगैरह नहीं चल रही है। गुरु का गोचर अभी थोड़ा सा खराब चल रहा है, मौके पे थोड़ा पढ़ाई वगैरह में डिस्ट्रैक्शन और परेशानी आ रही होगी, सेहत को भी थोड़ा सा परेशान करेगा, क्योंकि गुरु का गोचर लगन से 6 में है, राशि से 12 में है। जून तक रहेगा, जून लास्ट में लगभग सही हो जाएगा, गुरु उच्च का हो जाएगा। शनि अभी मीन राशि में चल रहे हैं तो शनि का गोचर ठीक चल रहा है। राहु केतु की बात करें तो राहु केतु का भी गोचर खराब चल रहा है। इस समय इनको सेहत में बीच बीच में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम, कभी कभी एलर्जी की प्रॉब्लम, ऐसी कुछ समस्याएं आएंगी। यानी ये यह कुंडली अच्छी है, ठीक है, थोड़ा सेहत के लिए परेशान करने वाली कुंडली है, तो सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ओवरऑल हमने इनका लगभग सब कवर कर लिया है। विदेश वगैरह जाने के योग अस्थायी रूप से या लंबे समय के लिए कुंडली में नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चौथे भाव का स्वामी पंचम में ही बैठा हुआ है और 12वें का स्वामी कहीं लगन से या सप्तम से चतुर्थ से संबंध नहीं बना रहा है। और यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र 7वें भाव का स्वामी खुद यहाँ बैठा हुआ है, तो विदेश यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन बाहर बसने का योग नहीं दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी जीवन में कई सारी बन सकती है, घर गाड़ी कई सारी रहेंगी इनके जीवन में। वैवाहिक जीवन ठीक है, पीड़ित जो करेगा वो समय समय पे सेहत का पक्ष ही इनको पीड़ित करने वाला है। अब सवाल आता है व्यवसाय किस चीज का करें। व्यवसाय सप्तम भाव से जुड़ा हुआ इनका हो सकता है। शुक्र और चंद्रमा दोनों दोनों जल तत्व के ग्रह हैं और कलात्मक ग्रह हैं, तो कोई लिक्विड आइटम से जुड़ा हुआ व्यवसाय हो सकता है, कंसल्टेंसी टाइप का कोई व्यवसाय हो सकता है, औषधियों से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय हो सकता है। 7वें भाव से संबंधित व्यवसाय इनके लिए करना ठीक रहेगा ज्यादा। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा 7वां भाव ही प्रभावित है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में है। दो दो शुभ ग्रह बैठे हैं, कर्म का स्वामी खुद बैठा है, गुरु की दृष्टि भी आ गई है, तो 7वें भाव को काफी शुभ फल मिल रहे हैं। 7वें भाव से विचारणीय व्यवसायों में जाने पर इनको बड़ी अच्छी सफलता मिल जाएगी। अब चूंकि सूर्य केतु के साथ शनि के साथ अष्टम में है तो किसी भी समय इनको सरकारी पक्ष से कोई विवाद करने से बचना होगा। अब मकर लगन की कुंडली है तो इनके जो है यहाँ पर वृषभ राशि भी है, तो माता लक्ष्मी इनके लिए इष्ट देवी बन जाती हैं। और ये जो है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आदि की उपासना करें तो इनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। राधा कृष्ण की उपासना करना भी इनके लिए बेहतर रहेगा। दिन की अगर हम बात करें, बुधवार दिन इनके लिए अच्छा रहेगा, शुक्रवार अच्छा रहेगा, सोमवार भी ठीक रहेगा, रविवार का समय इनको अवॉइड करना है और शनिवार का समय इनको अवॉइड करके चलना चाहिए। धन्यवाद।